बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आपको हम सुनवा रहे हैं अभिनेत्री संध्या शेट्टी से जी शाम की बातचीत का दूसरा भाग। संध्या जी, आप कर्नाटक से हैं। जी हाँ। जन्मी आप मुंबई में हूँ। आप कर्नाटक की भाषाओं में कौन सी भाषा आती है? आप जी, मुझे हमारी कन्नड़ बोलती हैं आप? घर पे हम तुलु बोलते हैं। और कन्नड़ा भी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, बिकॉज वो हमारे वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तुलु जो है उसकी लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, वो सिर्फ एक बोली हुई भाषा है। जी हाँ, डायलेक्ट है। डायलेक्ट है। तो मैं ये कह रहा था कि फिर आपकी जो पढ़ाई हुई है मुंबई में वो अंग्रेजी भाषा में हुई। जी हाँ, मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया। और हिंदी जो है आपने फिर सीख ली। जी हाँ। और अभी आप बता रही थी कि मला मराठी पण येतं सर, मला मराठी पण येतं। वाह, क्या बात है। अच्छा, मुंबई की है ना? मुंबई की है तो मराठी तो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अच्छा, एक बात ये बताइए, फिर मलयालम फिल्म की आपने तो भाषा की दिक्कत नहीं आई? सर, मैं आपको कह रही हूँ, साउथ की जो लैंग्वेजेस है, अगर एक भाषा जो सबसे डिफिकल्ट है, मुझे तो लगता है मलयालम इज फ्रेंच ऑफ साउथ। इतनी मुश्किल लैंग्वेज है एज एन एक्टर, बट आपको अगर एक्टिंग करनी है तो मुझे लगता है कौन सी भाषा है इससे कोई मतलब नहीं है। आप उस भाषा को सीखिए, उस लोगों की हाव भाव को सीखिए, उनका कल्चरल डिफरेंस क्या है ये सीखिए। आप एक्टर इसीलिए हो क्योंकि आपको बहना है। बस मुझे सिर्फ एक ही समझ में आता है। और जब मेरी शुरुआत हुई है, बाय द वे, बस यूं ही एक यही फिल्म नहीं है, मैंने एक बहुत ही प्यारी फिल्म की थी जो बंगाली फिल्म थी। और बापादित्य बंदोपाध्याय, अगेन जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, और उनकी ये फिल्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर हुई थी। बहुत ही सेंसिटिव फिल्म थी, आर्ट हाउस फिल्म थी। और काल, और यहाँ पर सिर्फ मैं एक बॉम्बे से आर्टिस्ट थी, बाकी सब बंगाली आर्टिस्ट थे। और वहाँ भी मुझे बंगाली सीखनी पड़ी, पर मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है, बट इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप जब अलग अलग भाषाओं से खेलते हो, अलग अलग माध्यम है, ये एक लोग भी अलग है, उनके जो खाने का तरीका है, रहन सहन, सब कुछ आपने जो शायरी बोली मुझे इतनी पसंद आई, क्योंकि सही मायने में आपको बहना बहुत ज़रूरी है, आपको घुल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जहाँ जाती हूँ, बचपन से अब तक, वेदर वो एनसीसी की जर्नी रही हो, कराटे की जर्नी रही हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, जब शेट्टियों के शादियों में जाती हूँ, जब पूजा, हमारे में शेट्टियों में और साउथ इंडियंस में पूजा दैवों की जो भाषा है, जहाँ हम जाए वहीं के होके रह जाए, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं बचपन से अब तक बस वही करती जा रही हूँ। हम आपको फिर से शुभकामनाएं देंगे, लेकिन हम थिएटर पर अब बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपकी पसंद का एक गीत हम जरूर सुनेंगे। देखिए, हम दुआओं में बहुत मानते हैं। कहते हैं कि सिर्फ ड्रीम्स, सपने नहीं देखते, हम सपनों के साथ साथ रोज उठते हैं तो हम भगवान के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो आज उस दुआ को लेके एक गाना जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है, जो भेजी थी दुआ, शंघाई जो फिल्म थी, इमरान हाशमी और काल्की वाली। और ये गाना मैं सच में शाम जी, ये रिपीट मोड पे सुनती हूँ मैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ही बात सुनाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। अपने श्रोताओं को भी। आइए इस गीत को सुनते हैं। बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं
छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, जो भेजी थी दुआ भेजी थी बॉम्बे टॉकीज में एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम संध्या शेट्टी जी का, और इनसे अच्छी बातचीत हो रही है और आप इतने खुलकर बोल रही हैं। वैसे भी आप स्पीकर नहीं हैं, सिर्फ आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं, और आप एक खिलाड़ी नहीं हैं, आप कराटे की चैंपियन भी हैं। आप एक फिल्म के हीरोइन ही नहीं हैं, बल्कि समाज से, समाज की बातों से सरोकार भी रखती हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं थिएटर की। थिएटर से कैसे जुड़ी आप? श्याम जी, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जी जी। क्योंकि मैं बंट हूँ, हम शेट्टी कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी को बंट कम्युनिटी कहते हैं, और मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। तो एक रिश्तेदारों में एक ऐसी बात होती है हमेशा कि ये जो बॉम्बे में पले बड़े बच्चे हैं, इनको मातृभाषा से कोई सरोकार ही नहीं है। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब आपको अपनी मातृभाषा तो आती ही है, उस पर तो हमने बात ही नहीं की। बिल्कुल। अच्छा, बताइए प्लीज। ಎಂಕ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಸರ್. ಎಂಕ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಅಂದ್ ತುಳು पातेरनाला बोका तुलु जनाला, ठीक है। तो यहाँ जो भी अपनी भाषा पर बहुत अभिमान है, और मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये ब्लेसिंग है कि इंडिया में हमें इतनी सारी भाषाओं का एक समंदर है। हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, इतनी सारी भाषाएं, और जब ऐसी भाषाओं का हमारे घर पर चलन है तो हम उसे छोड़े क्यों? और कहते भी है कि 2 साल और 7 साल की उम्र में आप बच्चों को जितना लैंग्वेजेस आप सिखा सकते हो सिखाइए। और मुझे भी लगता है कि मेरे घर पर
तुलु जब चल रहा था, मम्मी डैडी के साथ जब मैं तुलु बोल रही थी, फिर ऑफ कोर्स स्कूल में हम इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, महाराष्ट्र में जन्म हुआ है तो मराठी बोल लेती हूँ, जब ट्रैवल करती हूँ तो वो सारी लैंग्वेज, जब मैं इंटरनेशनल कनाडा गई थी वहाँ पर से थोड़ा बहुत मैंने फ्रेंच सीखा। सो मुझे लगता है ये लैंग्वेज आप सीखते हो ना तो आप एक अलग ही तरीके से आपका दिमाग खुल जाता है और आप लोगों को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हो क्योंकि आप समझ पाते हो उनको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तेलुगु हो, अगर आपने सडनली मुझसे तेलुगु में बोल लिया और मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा तेलुगु आता है, आप भी कितने खुश हो जाते हो कि एक सामने वाला एक एफर्ट करता है चीजें जानने के लिए, एक इंफॉर्मेशन, एक एजुकेशन का जो एक माहौल जमता है, मुझे लगता है लैंग्वेजेस वो करती है। तो इसीलिए मुझे लैंग्वेज बहुत पसंद है। और जब उस रिश्तेदार ने मेरे घर पे ये आकर बोली कि ये बॉम्बे की लड़कियां तो फैशन और ऐसे एक एटीट्यूड अलग ही होता है, तो मैंने उनको बहुत एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है बट एटीट्यूड के साथ आप नम्र होना भी बहुत जरूरी है और नॉलेज भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, अनुभव भी बहुत जरूरी जो आप में है, तो मैंने वो नम्रता से बहुत ही प्यार से उनको बोला कि मैं ये चैलेंज आपसे आज लेती हूँ और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं पहले अपनी एक्टिंग की जो करियर है मैं शुरुआत तुलु थिएटर से करूंगी। और हमारे बंबई में कर्नाटका संघा करके एक जगह है जहाँ पर, हाँ माटुंगा में, जहाँ पर तुलु थिएटर होता है। और तब नाना पाटेकर की एक प्ले थी जो हमने तुलु एडाप्टेशन में जोकुल बालेल करके हमने वो प्ले किया था और वो प्ले बहुत हिट हुई थी और उसके हमने मल्टीपल शोज किए थे। और वहीं से मुझे जो एक्टिंग का रॉ एक्सपीरियंस, थिएटर से बड़ा एक्सपीरियंस आप कोई भी स्कूल में नहीं ले सकते। आप जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, नॉलेज भले ही जितना भी हो, आपको जो रियल एक्सपीरियंस, जो फील्ड एक्सपीरियंस होता है वो थिएटर से ही मिलता है, ये मेरी मान्यता है। तो वहां पर से जो जर्नी, एक्टिंग का कीड़ा जो बहुत पॉपुलर है, मुझे लगता है वो कीड़ा लग चुका था। मुझे सिर्फ एहसास नहीं हुआ वो कितने जोर से उसका बाइट मुझे मिल चुका था। अब जाके कुछ 3 साल 4 साल में मुझे ये एहसास हुआ है कि ये पैशन कुछ अलग ही लेवल पे मेरे दिमाग पे चढ़ गया है और मुझे बहुत ही डेडिकेशन से मुझे ये करना है, ना ही एंटरटेन करना है बट मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए भी मुझे ऐसे ऐसे रोल्स करने हैं जो मुझे भी जाकर एज एन एक्टर सेटिस्फाई हो कि एक्टिंग इज सच में एक तपस्या है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास
प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को टहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को टहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला। जब आप एक एक्टर को देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं और कितनी आसानी से आप फिल्म को कहते हैं अरे ये बेकार है, ये अच्छी है, बट वो एक जो फिल्म बनने में जो समय लगता है, जो एक्सपीरियंस और जो दिक्कत होती है, मैं आपको कह नहीं सकती। मैंने इतने सारे फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है, बट सच में फिल्म इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मीडियम फॉर एक्टर, फॉर डायरेक्टर्स, पूरी यूनिट के लिए। आप इतने सारे सिचुएशन में वो फिल्म तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना पेपर्स, 45 डेज शूट इन कोची, अलग ही एनवायरमेंट। ये आपकी फिल्म का नाम है कोरोना पेपर्स? कोरोना पेपर्स। इसके डायरेक्टर प्रियदर्शन जी थे। और धारावी बैंक भी, जो हम फिल्म सिटी में और धारावी में हमने कोरोना के वक्त शूट किया था, इतनी दिक्कत आई थी। तो मुझे लगता है जब एक फूल खिलता है तो हम उसकी जर्नी नहीं देखते, बस उसे हम एक टैग दे देते अच्छा या बुरा, बट बहुत मेहनत जाती है। और मुझे भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करनी है कि आगे जाके जो भी प्रोजेक्ट मिले, मैं कॉन्शियसली ऐसे प्रोजेक्ट करूं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, बट ऑल्सो इसका एक स्तर हो एक्टिंग के लिए, जो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं। आपने तुलु में तो नाटक कर लिया और जी वो हाँ। हिट भी रहा, हाँ। और कई शोज भी हुए उसके। हाँ। फिर हिंदी नाटकों में आपने प्रयत्न किया? जी हाँ, मैंने एक हिंदी मैंने एक हिंदी कॉमेडी प्ले भी की थी। और ये सिर्फ मुझे एक एक्सपीरियंस के लिए चाहिए था। अच्छा। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, मुझे थिएटर एज अ मीडियम, ये अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आप को टटोलना शुरू कर दिया था। बिकॉज मुझे लगता है आप जब तक आप सेल्फ क्रिटिक नहीं होते हर एक मामले में, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों की सुनने से पहले आप आपकी सुनो। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये कहीं ना कहीं मुझ में बचपन से है। मैं अपने आप की बहुत ज्यादा क्रिटिक हूँ, कितना भी अच्छा कुछ कर लूँ, मैं एक नुक्स तो जरूर निकालूंगी और बोलूंगी नहीं, दिस कुड हैव बीन डन बेटर। तो मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स, मेरे फोटोग्राफर्स, सारे लोग बोलते संध्या यार, लाइक कभी तो बोलो इंस्टेंटली वाओ,
ऐसा आता है मोमेंट भी जब मैं वाह बोलती हूँ, बट बहुत मुश्किल से। तो मुझे लगता है वो सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से मेरी काम में भी बहुत अच्छा एक रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बिकॉज आई पुट दैट मच आप एफर्ट। परफेक्शन चाहते हैं थोड़ा बहुत, मुझे या लगता है पूरा का पूरा अपने लिए जो हाँ, आपको परफेक्ट लगता है वो परफेक्ट होता है? हाँ, एक्चुअली परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। नहीं, जो आपको लगता हाँ, है अपने हिसाब हाँ, से। तो उसमें आपको कुछ चीजें कम नजर आती हैं जो हाँ, होनी चाहिए रहती हाँ, हैं, तो वो आपका दिल दुखाती है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जो दिल खुश करती हैं वो कौन सी बातें होती हैं? मुझे लगता है जो काम आप मजे मजे लेकर करो। हाँ हाँ। मैंने जो जो आज तक किया है, भले वो कराटे हो, अब एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, मुझे लगता है मैंने सब में जितना डेडिकेशन डालना था उतना ही मजे से मैंने काम किया है। आप अगर बोलो कि अरे आप जाकर स्पीक करते हो, वो मेरा जो अनुभव है, मैं सच में कहती हूँ, मैं पूरे दिल से करती हूँ। अगर मैं आज यहाँ पर बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मेरा जो पूरा अटेंशन है, मेरा जो पूरा तन मन धन जिसे कहते हैं ना, मैं पूरा उस समय के लिए मैं वो डाल कर आपको दूंगी। क्योंकि मुझे लगता है जब मेरी ये अंदर की आवाज 100% मेरे ऑडियंस को नहीं पहुंचेगी, वो भी बोलेंगे कि ये जो बोल रही है ना, सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से बोल रही हूँ। इट हैज टू बी माइंड, बॉडी एंड सोल। एंड हर चीज में मैंने वो प्रयत्न किया है। तो आपकी सफलता का राज ये है कि आपने कोशिश पूरी की या अवसर आपको मिलते गए? किसे मानती है आप मुख्य? क्योंकि आप ईश्वर को भी मानते हैं। हर हर महादेव बिल्कुल मानती हूँ। और मुझे लगता है जब से आपने जन्म लिया है मरने तक अवसर आते रहेंगे। आपने अगर कोशिश जारी रखी तो वो अवसर आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए कोशिश तो जिंदगी भर का काम है। अवसर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अगर आपने उस अवसर के समय वो कोशिश जारी नहीं रखी, वो अवसर चला जाएगा, फुर्र उड़ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन आप तो अपने सपनों के साथ उड़ी हैं, अपने पंखों के साथ उड़ी हैं और उड़ भी रही हैं। हाँ। और अलग अलग डालियों पर बैठ रही हैं एक चिड़िया की तरह। फूलों का रस आप ले रहे हैं। हाँ। अलग अलग जीवन का जो रस है, अलग अलग फील्ड्स में जितनी बातें हो सकती हैं उन्हें आप महसूस कर रहे हैं, जी रही हैं। कहते हैं ना कि वो वक्त को जीना, जैसे अभी आपने बताया कि जब मैं एक जगह होती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही जगह होती हूँ और कंसंट्रेट पूरी तरह से करती हूँ कि 100% अपना दे सकूँ। वही वजह है शायद कि आप आगे बढ़ती हैं, ये आप मानती हैं। तो अच्छी बात है। आप सिर्फ ये सब अपने लिए करती हैं क्या? इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन एक गाना आपकी पसंद का आपको अब हमारे श्रोताओं तक भेजना ही होगा। बहुत टाइम से मैं फिल्में फॉलो कर रही हूँ और मुझे एक डायरेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है संजय लीला बंसाली। क्योंकि मुझे लगता है जब आप फिल्मों की बातें करते हो, वो फिल्म को भी एक आर्ट फॉर्म की तरह प्रेजेंट करते हैं। मैंने उनकी सारी फिल्में तकरीबन देखी है। एक कैनवास है जहां पर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनके एक्टर्स, उनके सेट्स, उनके गाने, मुझे सब कुछ उनकी फिल्म जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई, मुझे सारी फिल्में पता है। और बाजीराव मस्तानी एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है गाने इतने ज़्यादा मेरे दिल को छू गए। स्पेशली एक ये पर्टिकुलर गाना है आयत। उसके वर्ड्स, जो कॉम्पोजिशन है और जो दीपिका ने परफॉर्म किया है, इवन रणवीर, इस फिल्म में पूर्णता से जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे लगता है कि लाजवाब है। चलिए सुनते हैं आयत। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू
फियर का एक भाव लाई हो, क्योंकि आप जिंदगी जियो बिना डर के। क्या बात है, जीना है बिना उस मौके उसके अलावा मुझे लगता है हमारे देश में स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ औरतों को सेल्फ डिफेंस सिखाने से नहीं, आप उनको जब एजुकेशन दोगे, शिक्षा, जब आप उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, जब ग्रूमिंग दोगे कि आप किस तरीके से बात करो,
कैसा पहनावा हो, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करो, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक औरत को कहो कि वहां जाकर अपने आप के लिए लड़े, कैसे लड़े? तैयार तो करो उस औरत को। आप कैसे तैयार करोगे उसे? आप एजुकेशन दोगे उसे, आप कहोगे कि ये आपका काम है, इस तरीके से करना चाहिए। तो हम बहुत सारे उन एस्पेक्ट में स्कूल्स, कुछ एनजीओस को मिलकर हम स्कूल्स में गए हैं। जैसे हम एक वाराणसी में एक स्कूल में गए थे जहां पर हमने छोटी छोटी बच्चियों को सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में सिखाया। हम उनको कैसे आप बात करते हो, कैसे आप आगे जाके निडर हो के अपने चॉइसेस ले सकते हो, उस विषय में बात किया। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर 2 विषय पर मैं बहुत ज्यादा बोलती भी हूँ। एक है नो फियर ऑफ कॉज, जहां पर मैं लोगों को समझाती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं क्या उनको समझा सकती हूँ कि लाइफ में कैसे आपको निडर होकर रहना है। और दूसरा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है लाइफ मैप कॉल्ड चॉइसेस। हमारी जिंदगी में जब से हम जन्म लेते हैं और मरने तक हमारे पास क्या है? हमारे पास एक जो चीज है वो है चॉइस। आप आपके मन मुताबिक क्या आपको चाहिए वो चूज कीजिए। आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आपकी जिंदगी बस उसी पर निर्भर करती है। आप आज उठकर क्या पहनोगे, आप क्या सोचोगे, किस तरीके से आप आपकी जिंदगी के लिए काम करोगे, आप कैसे लेते हो पॉजिटिव माइंड, संगत का असर, किस तरीके के दोस्तों को आप चाहोगे, आप कैसे अपने जिंदगी के रास्ते पर आगे चलोगे, ये सारा कुछ बिट बाय बिट हम उस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं और लोगों को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि योर लाइफ इज लाइक अ फुल राउंडेड फिलॉसफी विच इंक्लूड्स एक्शन, रिएक्शन, एजुकेशन, एवरीथिंग ब्रिंग टुगेदर। और देन आप देखोगे कि क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में अगर आपने थोड़े से अवेयर होकर वो चॉइस लेना शुरू कर दो। अवेयरनेस इज एवरीथिंग। आज अगर मैं इस स्पेस में हूँ और अगर मैंने ये कप उठाकर ये कॉफी पी लिया, इस कॉफी का स्वाद जब मैं लेती हूँ वो अवेयरनेस है, तो मेरे शरीर पर उसका एक असर होगा। सो इसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस जब आप लेते हो, हर एक एक्सपीरियंस को महसूस कीजिए। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं वो महसूस कर कर बोलती हूँ तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होगा। सो इस महसूस एक जो एक शब्द है वो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक जिंदगी के माहौल में आपने अगर महसूस करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, मेरी तो बदल गई, क्योंकि देखिए इतनी देर से मैं बड़ा ही महसूस करके आपको सुन रहा हूँ और हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं और उन्होंने ये महसूस किया होगा निश्चित रूप से। वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। कि हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जान ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो।
देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। तेरा ये बदल कर कुछ भी चक्कर तू चाहे ऐसे कर उतारे तू, घर को डरा के रंगों में फटेगा जोश जगा। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है। देश ये इबादत हमारी है, दे तू ये आज सबको बता। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। संध्या जी, हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो है लड़कियां खुलकर सामने नहीं आ पाती, अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाती, कर भी देती हैं तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां तक आपको हमने देखा है अभी पहुंचते हुए। लड़कियां हैं, खास करके महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कुछ आप निर्देश दे सकती हैं? कौन सी बात विशेष रूप से और बता सकती हैं जिससे कि वो और अच्छे तरह से ग्रूम कर सकें, उनके व्यक्तित्व में निखार आ सके? पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं साक्षात एक शक्ति का रूप हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक औरत के रूप में जन्म होना बहुत बहुत बड़ी बात है, एक आशीर्वाद की बात है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चियों को वहां पर एक बात बहुत ही क्लियरली समझनी चाहिए कि आप एक वरदान हो और आप सबसे अलग हो। जो आप हो वो कोई दूसरी नहीं है। पहली बात, आपको अगर जिंदगी खुल के जीनी है तो आपको उसके लिए संघर्ष और मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो दुनिया में लाया गया है इसमें हमारा स्तर अभी इक्वल नहीं है, हमें समानता नहीं मिली है। पर अगर आपको वो समानता चाहिए तो आपको अगर दुगनी मेहनत करनी पड़े तो आप बेशक कीजिए और अपने माँ बाप को समझाइए। इनफैक्ट बच्चियों से ज्यादा मैं ये माँ बाप से प्रार्थना करती हूँ कि जब आप आपकी बेटियों को जन्म देते हो, थोड़ा विश्वास रखिए कि वो लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। वो आपका ध्यान रखेगी, पढ़ाई करेगी तो 4 पैसे घर खुद के लिए लाएगी, आपके लिए भी लाएगी। और अगर ये दुनिया हमें बदलनी है तो ये जो शिव और शक्ति का सम्मेलन है वो आपको बहुत ही इक्वल तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक दूसरे के साथ के हम बढ़ नहीं सकते आगे। तो लड़कियों को निडर होके आगे बढ़ना पड़ेगा, माँ बाप को थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है इस सोसाइटी में ये बदलाव आ सकता है। सुंदरता की जो एक परिभाषा दी जाती है कि आप मिस इंडिया तक पहुंची हैं, फाइनलिस्ट रही हैं। ताकत की जहां तक बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो कराटे की आप कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। दूसरी और भी फील्ड हैं, फिल्म हैं, भाषाएं हैं। संगीत के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? संगीत सीखा वगैरह है क्या? ये छोड़ दिया ये वाला फील्ड आपने? श्याम जी, अगर हम सांस लेते हैं तो हम जिंदा है, बट संध्या शेट्टी और म्यूजिक को आप बिल्कुल अलग नहीं कर नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक आप अपनी पसंद का गीत सुनाइए, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, मैंने संजय लीला बंसाली से मुझे इतना ज्यादा प्यार है कि हम उन्हीं की फिल्म का और एक गाना जो बहुत ही प्यारा गाना है, तेरा जिक्र।
ये सुनवा दें अपने श्रोताओं? जी हाँ, बिल्कुल। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हो। कि तेरा 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 जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। शोलों की तरह खुशबू दहकता हूँ, बहकता हूँ, महकता हूँ। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। तेरी फिक्र है या फक्र है, तेरी फिक्र है या फक्र है, जब जब करता हूँ मैं चलता हूँ, उछलता हूँ, फिसलता। पागल की तरह मस्तियों में टहलता हूँ, उछलता हूँ, फिसलता। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता।
बॉम्बे टॉकीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियोज में हैं संध्या शेट्टी जी। बहुत सारे अनुभव इन्होंने बताए, अपने विचार भी यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किए, क्या कैसा सोचती हैं और अपनी सफलता को किस तरह से लेती हैं, अपने जीवन को किस तरह से लेती हैं, लोगों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इनके अपने ख्याल हैं। चूज किन बातों को क्या चयन कैसे करें हम, लेफ्ट या राइट, ये रोज़ हमारे सामने प्रश्न उठता है और उसमें से आपको एक चूज करना होता है। और इनका कहना ये है कि उस समय अगर आप बेहतर चूज करेंगे, उसका चयन करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी और वो आपको अच्छा महसूस करवाएंगी। तो इन बातों के साथ में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने धीरे से पूछ लिया था इनसे कि आपने इतनी सारी फील्ड में काम किया है, सिर्फ एक फील्ड बची रह गई है संगीत की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो भाई सुनिए आप हमारी संध्या जी क्या करती हैं। संध्या जी हाँ, कहते हैं ना श्याम जी, जो आपकी जिंदगी में सिर्फ बॉलीवुड और या फिल्मों या एक्टिंग का कीड़ा नहीं होता, मुझे हर प्रकार का कीड़ा काट चुका है। तो म्यूजिक का जो कीड़ा है मुझे बचपन से, एक्चुअली मुझे मेरे माँ बाप कहते हैं तू कानों से बहरी है, क्योंकि बचपन से ही ना मैं इतना ज्यादा म्यूजिक सुनती थी। रात को भी कभी कभी ईयरपॉड्स लगाकर मैं सो जाती थी। मुझे म्यूजिक का इतना शौक है, और ऐसा नहीं कि वेस्टर्न या बॉलीवुड, क्लासिकल भी, मुझे हिंदुस्तानी, कर्नाटक, मुझे हर तरीके का म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे कहीं भी बिठा दो, कोई भी सम्मेलन में बिठा दो, मैं बैठ जाऊंगी। मुझे इतना ज़्यादा म्यूजिक पसंद है। सुबह मैं जब उठती हूँ, मेरे घर पे पहला जो राग बजता है वो गणेश वंदना या तो शिव जी का बजता है। उसके बाद चेंज होकर थोड़ा सा लाउंज की तरफ जाता है, फिर थोड़ा बॉलीवुड बजता है। रात में थोड़ा सा ईडीएम या तो इवन साई म्यूजिक जिसे कहते हैं, साइकेडेलिक, हर प्रकार का म्यूजिक जो है मुझे बेहद पसंद है। इनफैक्ट साउथ इंडियन फैमिलीज में ज़्यादातर बच्चों को गाने और नाच का बहुत इंट्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो क्लासिकल है मैंने 3 साल किया हुआ है, और कर्नाटक एक्चुअली करने की कोशिश की थी बट वहाँ पर ही रह गया। बट भरतनाट्यम जो है वो भी मैंने कुछ 4 साल किया है। तो टच तो मैंने सारे ही जगह पर कर पार कर, मुझे आज लगता है कि उसी के वजह से ये जो बॉडी में रिदम है, गाने का शौक, नाचने का शौक, कहीं ना कहीं वहाँ से भी आता है, क्योंकि आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। और मैं अपने माँ बाप को जितना नमन कर सकूं उतना कम है कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे सब कुछ करने का मौका दिया, तो तब जाकर ये पर्सनालिटी ऐसी बनी है। और ये पर्सनालिटी जो है आपकी ऐसी बनी रहे, इससे भी बेहतर हो, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सब कुछ हो, और बेहतर से बेहतर आपके जीवन में अच्छी बातें आएं और आप अच्छा करें जो भी आप कर रही हैं। क्योंकि आप अभी जो कर रही हैं ज़रूरी नहीं है कि कल आप वो करें, उससे बदल कर भी जो करेंगे आप, लेकिन वो अच्छा ही होगा। हाँ। ये यकीन आपकी बातचीत से हमें हो चुका है। हाँ। और हमने आपसे पूछा था कि संगीत से आप जुड़ी हैं, उसका जवाब तो आपने दिया है कि आपने संगीत की भी बचपन में पढ़ाई की है, लेकिन जो हमने पूछा नहीं था कि नृत्य सीखा है कि नहीं, तो आपने वो भी बता दिया है। और कोई सी ऐसी फील्ड होगी तो हम ज़रूर आपसे फ़ोन पे बात करेंगे और पूछ लेंगे कि आप नया क्या कुछ कर रहे हैं। और आप भी हमारे संपर्क में रहिएगा, हमारे श्रोताओं के संपर्क में रहिएगा। और जो आपने बातें बताई हैं और जिस तरह से हमारा ये आज का इंटरव्यू का, साक्षात्कार का, भेंट वार्ता का जो सफ़र चला है, ये सफ़र जिस खुशी के साथ चला है, आपकी मुस्कुराहट जो है वो दिखलाई दी होगी निश्चित रूप से हमारे रेडियो सुनने वालों को। जी हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। ये जो मुस्कुराहट है जो आप बांटना भी चाहती हैं, आप चाहती हैं कि ये खुशी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक ये बाहर लोगों को दी नहीं जा सकती। हाँ। और एंटरटेनमेंट का मकसद ही है कि खुशी बांटना, और आप उसमें हमेशा हमेशा सफल हों, यही हम उम्मीद करते हैं। और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल बॉम्बे टॉकीज को हम यहीं पर समाप्त करें, उसके पहले आपको हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी। थैंक यू श्याम जी। बॉम्बे टॉकीज के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमन, मेरा बहुत बहुत प्यार। खुशी से हमेशा अपनी जिंदगी व्यतीत कीजिए और सबको एक मुस्कुराहट से वेलकम कीजिए, क्योंकि आपकी ये एक मुस्कुराहट उनकी जिंदगी बदल सकती है। खुश रहिए हमेशा। अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री संध्या शेट्टी से जी शाम की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला HR पाटले से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।